गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, फिर हरियाणा इतिहास को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने बच्चों अभिलेखों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले जो अभिलेख हैं उनकी संख्या आप लोगों को जरूर याद रखनी है, 37 यानी 37, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 3 दर्जन से अधिक अभिलेख हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले अब तक प्राप्त हुए हैं। बच्चों, उन अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है, हरियाणा से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो टोपरा स्तंभ लेख है। टोपरा गांव है यमुनानगर के अंदर, जहां पर मौर्य शासक सम्राट अशोक ने गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ लेख यहां पर स्थापित किया था। हरियाणा से प्राप्त ये अभिलेख भारत का ही सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा संख्याओं में राजाज्ञाएं अंकित पाई गई, और भारत के अंदर कोई भी ऐसा स्तंभ लेख प्राप्त नहीं हुआ जिसके ऊपर 7 से ज्यादा राजाज्ञाएं अंकित पाई गई हों। बच्चों, इस अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है और भाषा जो है वो प्राकृत रही थी। इस स्तंभ लेख के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख अंकित पाए गए हैं। विग्रहराज चतुर्थ को मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। 14वीं सदी के अंदर फिरोज शाह तुगलक जो थे, उन्होंने इसको उखाड़कर यमुना नदी के रास्ते दिल्ली लेकर जाने का काम किया था। इतनी बातें हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। बच्चों, टोपरा स्तंभ लेख के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख होगा वो सुध गांव यमुनानगर से प्राप्त अभिलेख होगा। तो दूसरा अभिलेख जो है मेरे बच्चों वो है सुध अभिलेख। और सुध जो है बच्चों ये गांव है यमुनानगर जिले का। सुध गांव यमुनानगर से ये क्या हुआ है सर? प्राप्त हुआ है। सुध गांव यमुनानगर से ये क्या हुआ है बच्चों? प्राप्त हुआ है। और हरियाणा से प्राप्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है ये। हरियाणा से प्राप्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है बच्चों। सुध अभिलेख जो लिखा पाया गया है वो 12 खड़ी में लिखा पाया गया है। और 12 खड़ी में भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है मेरे बच्चों। 12 खड़ी में प्राप्त भारत में सबसे पुराना अभिलेख है ये। 12 खड़ी आप सभी जानते होंगे ना, किसी भी एक वर्ण को 12 तरीके से मेरे बच्चों संबोधित करना, जैसे कै का की कू कू के कंक, खे खा खी खू खू खे खंक। ऐसा आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में। तो वो 12 खड़ी है। तो भारत में सबसे प्राचीन ये क्या होगा? अभिलेख होगा। 12 खड़ी के अंदर लिखा गया सबसे प्राचीन अभिलेख है आपका सुध अभिलेख। मेरे बच्चों, सुध अभिलेख के बाद जो तीसरा अभिलेख है वो हरियाणा के करनाल से प्राप्त हुआ। इसे हम करनाल अभिलेख बोलेंगे। और हरियाणा के करनाल से मेरे बच्चों जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी लिपि आपसे पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे खरोष्ठी।
तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है? सर ये प्राप्त हुआ है करनाल से। कहाँ से प्राप्त हुआ? करनाल से। करनाल के बाद आपको ध्यान रखना है तोसाम अभिलेख। तोसाम मेरे बच्चों इलाका है भिवानी जिले का। तोसाम विधानसभा सीट भी है भिवानी जिले की, जहां से किरण चौधरी विधायक हैं। तो तोसाम से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ, और तोसाम से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बच्चों वो 3री और 4थी सदी के अभिलेख हैं। 3री और 4थी सदी के ये क्या हैं? अभिलेख हैं। और 3री और 4थी सदी के इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है तोसाम के अंदर बने हुए विष्णु मंदिर के बारे में और वहां पर बनाए गए तालाबों के बारे में। तो तोसाम के तालाब और बच्चों भगवान विष्णु के मंदिर के निर्माण की जो जानकारी मिलती है वो इसी अभिलेख से मिलती है। और आपको ये भी पता होगा कि विष्णु भगवान का सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो तोसाम के अंदर ही है मेरे बच्चों, क्योंकि विष्णु भगवान की हरियाणा में जो सबसे पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है वो तोसाम से ही प्राप्त हुई है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विष्णु भगवान की सबसे प्राचीन मूर्ति हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई? तो आप बोलेंगे विष्णु भगवान की सबसे प्राचीन मूर्ति हरियाणा के भिवानी के तोसाम से ही क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तोसाम अभिलेख के बाद हम बात करेंगे पेहवा अभिलेख की। पेहवा आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है बच्चों, विधानसभा क्षेत्र है पेहवा। राजा पृथु के द्वारा बसाया गया था पेहवा। इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। नेशनल हाईवे 152 के ऊपर पेहवा मेरे बच्चों आता है। तो इसी पेहवा कुरुक्षेत्र से जो अभिलेख प्राप्त हुआ वो अभिलेख प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों राजा भोजदेव का। और राजा भोजदेव के साथ साथ उनके जो बेटे रहे हैं महेंद्र पाल। तो राजा भोजदेव और महेंद्र पाल का जो अभिलेख है वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों? वो प्राप्त हुआ है पेहवा से। और राजा भोजदेव का ये अभिलेख जो पेहवा से प्राप्त हुआ ये जानकारी देता है हमें कि राजा भोजदेव के समय जो पेहवा है ना, राजा भोज के समय पेहवा जो शहर है बच्चों वो घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। पूरे भारतवर्ष से व्यापारी जो घोड़ों का व्यापार किया करते थे वो पेहवा के अंदर इकट्ठे हुआ करते थे। घोड़ों के व्यापार का सबसे अच्छा केंद्र जो हुआ करता था उत्तर भारत के अंदर वो पेहवा हुआ करता था। इस बात की जानकारी हमें पेहवा से प्राप्त हुआ अभिलेख देता है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र का पेहवा बच्चों भारत में घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? फेमस था। तो ये आपका कौन सा अभिलेख होगा बच्चों? ये आपका पेहवा अभिलेख होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? गुड मॉर्निंग भाई विवेक कुमार, ज्योति, पूजा, पूनम, राम प्रसाद, नीतू यादव, अनिल, पूजा, मनीषा, विक्की, प्रियंका, आरती, चेतना, विक्रम, मनदीप, विक्की, ज्योति, संजू, सारे बच्चे खुश होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे बच्चों आप लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। फिर पेहवा के बाद नेक्स्ट आपको अभिलेख जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सिरसा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो हमें किस प्रकार की जानकारी देता है? सिरसा अभिलेख। बच्चों सिरसा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ ये राजा भोजदेव का ही अभिलेख है। तो राजा भोजदेव के दो अभिलेख हरियाणा से प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख मेरे बच्चों आप सभी को मैंने बता दिया पेहवा से, और राजा भोजदेव का दूसरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? सिरसा से। तो राजा भोजदेव का ही ये क्या है? अभिलेख है।
और राजा भोजदेव के सिरसा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार जानकारी ये मिलती है कि इस समय हरियाणा का जो सिरसा क्षेत्र है, इस सिरसा क्षेत्र के अंदर एक संप्रदाय हुआ करता था, पाशुपत। और इसी पाशुपत संप्रदाय का शासन मेरे बच्चों राजा भोजदेव के समय सिरसा के अंदर हुआ करता था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइएगा सिरसा से प्राप्त अभिलेख के अनुसार सिरसा के अंदर कौन से संप्रदाय का शासन था? तो आप बोलेंगे पाशुपत संप्रदाय का शासन हुआ करता था। सिरसा के बाद मेरे बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट कपाल मोचन अभिलेख की। कपाल मोचन आप लोगों को पता होगा बच्चों, यमुनानगर जिले का हिस्सा है। यमुनानगर के बिलासपुर में आता है कपाल मोचन। तो कौन से जिले से प्राप्त होगा ये? सर यमुनानगर जिले से प्राप्त होगा। यमुनानगर जिले से ये आपका अभिलेख क्या हुआ मेरे बच्चों? प्राप्त हुआ। ठीक है। और यमुनानगर जिले से ये कपाल मोचन अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं गया बच्चों, क्योंकि ये एक अधूरा अभिलेख है। और पेपर में जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया वो यही पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर एक अधूरा अभिलेख, जहां से हमें कोई संपूर्ण जानकारी मिलती नहीं है, वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो एक अधूरा अभिलेख कपाल मोचन से प्राप्त हुआ है, जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। कपाल मोचन अभिलेख के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा आप सभी को पता होगा, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हिसार जिले का मेरे बच्चों कस्बा है अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करता था। अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल अग्रोहा माना जाता है। अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा हुआ करता था। तो इस अग्रोहा से जो मेरे बच्चों अभिलेख प्राप्त हुआ, उस अभिलेख के माध्यम से हमें संगीत के 7 स्वरों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। संगीत के 7 स्वरों का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? अग्रोहा से। तो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख करने वाली एक ईंट यहां से प्राप्त हुई है बच्चों। और संगीत के 7 स्वर आप सभी जानते होंगे, सारे गामा पा। ठीक है, ये संगीत के क्या है मेरे बच्चों? 7 स्वर हैं। और संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख करने वाली ईंट हरियाणा के हिसार के कहां से प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है सर ये अग्रोहा से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिंजौर अभिलेख। पिंजौर मेरे बच्चों पंचकुला में है, आप सभी को पता होगा। पंचकुला जिले से यह प्राप्त हुआ है। और इस पिंजौर नामक जगह से कनिंगम ने अभिलेख प्राप्त किए हैं बच्चों। कनिंगम नाम का आर्कियोलॉजिस्ट और कनिंगम के द्वारा पिंजौर से कितने अभिलेख? 3 अभिलेख। ठीक है। और इन अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है कि पिंजौर का पुराना नाम जो हुआ करता था वो पंचपुर हुआ करता था। या पंचमपुर हुआ करता था। ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाएंगे। सर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बिल्कुल भाई सिरसा में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। सिरसा तो क्या रही है, हरियाणा के हर कोने में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना। कूलर एसी सारे के सारे हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमारे बस की बात नहीं है ठंडक पहुंचाना। तो मेरे बच्चों ये गर्मी चलेगी, अभी गर्मी का टाइम है, लेकिन हंसते हंसते इस गर्मी को भी मेरे बच्चों सहन करना ही पड़ेगा, और क्या करें। प्रीति बोलती है सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुड़िया और किस चीज़ में मन लगता है तेरा? जिस चीज़ में मन लगता है उसमें आप मन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा। सर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ते रहिएगा, लगातार पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कुछ तो मौसम ही ऐसा हो रखा है कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। तो जो लाइब्रेरी है आपके आसपास, वहाँ पे जाके आप एसी में बैठिएगा, और यदि कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है पढ़ाई में तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़िएगा। मतलब 25-30 मिनट पढ़ लिए, फिर 25-30 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 25-30 मिनट पढ़ लिए, फिर 25-30 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। मतलब छोटे छोटे मेरे बच्चों आपको पार्ट में डिवाइड करके स्टडी को, यानी हरियाणा जी के आप पढ़ते हैं तो उसको आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जल्दी क्रिएट होगा, है ना। तो मन तो देखिएगा लगाना ही लगाना पड़ेगा, लेकिन लगेगा कैसे, वो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लेके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगा। चलेगा मेरे बच्चों, अगला जो अभिलेख है वो पढ़ते हैं। कौन से नंबर का अभिलेख आ जाएगा? 11वें नंबर का अभिलेख। 11वें नंबर का अभिलेख है गुरावड़ा। गुरावड़ा गांव का नाम है मेरे बच्चों, और ये हरियाणा का डिजिटल गांव है पहला। भारत का 5वां डिजिटल गांव। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा था? अकोदरा। गुजरात का अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव, और हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा। और इसी गुरावड़ा गांव से एक अभिलेख प्राप्त हुआ मेरे बच्चों, उसे हम बोलेंगे गुरावड़ा अभिलेख। बच्चों ये गुरावड़ा गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरावड़ा अभिलेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ है। सर ये रेवाड़ी जिले से प्राप्त हुआ है। रेवाड़ी जिले से ये क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इस गुरावड़ा अभिलेख से हमें मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये मंदिर 10वीं सदी के अंदर बने हुए थे। और 10वीं सदी के यहाँ पर जो मंदिर हैं वो बताया गया है वैष्णव मंदिर। इन वैष्णव मंदिरों के बारे में जानकारी देने वाला जो अभिलेख है बच्चों, वो गुरावड़ा अभिलेख है। गुरावड़ा अभिलेख के बाद नेक्स्ट अभिलेख आपको ध्यान रख लेना है गुजरी स्तंभलेख। गुजरी आप सभी को पता होगा, गुजरों की लड़की थी गुजरी, और गुजरों की इस लड़की के साथ मेरे बच्चों शादी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और उन्होंने गुजरी के बूढ़े माता पिता के अच्छे तरीके से रहने के लिए बच्चों एक महल बनवाया था। उस महल को गुजरी महल बोलते हैं, और ये महल फिरोज शाह तुगलक ने अपने किले में बनवाया था, ठीक है, जो हिसार के अंदर है। तो ये गुजरी महल जो है, इस गुजरी महल की दीवारों पर बच्चों हमें 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो हिसार से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है गुजरी स्तंभलेख, ठीक है। और इस महल की दीवारों से हमें कितने अभिलेखों की जानकारी मिलती है? 8 अभिलेखों की जानकारी मेरे बच्चों मिलती है। आठ अभिलेखों की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। ये जो अभिलेख है मेरे बच्चों, ये अलग अलग जगह से आने वाले
8 भागवतों की जानकारी देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये 8 अभिलेख 8 भागवतों की जानकारी देते हैं जो अलग अलग जगह से हिसार के अंदर मेरे बच्चों क्या है पधारे थे, हिसार के अंदर वो आए थे। गुजरी स्तंभ लेख के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हास्य अभिलेख। हास्य अभिलेख चौहानों के हरियाणा पर अधिकार के बारे में जानकारी देता है हास्य अभिलेख बच्चों। तो चौहानों के हरियाणा पर अधिकार की जानकारी हमें हास्य अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और इसी हास्य से पृथ्वीराज द्वितीय का भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज द्वितीय, जो चौहान थे वो तृतीय थे। पृथ्वीराज द्वितीय का जो अभिलेख है बच्चों वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज द्वितीय का एक अभिलेख हरियाणा में हांसी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है सर? हांसी से प्राप्त हुआ है। हांसी अभिलेख के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मोहनबाड़ी अभिलेख। मोहनबाड़ी गांव का नाम है, झज्जर जिले का गांव है ये। मोहनबाड़ी अभिलेख झज्जर जिले से मेरे बच्चों ये क्या हुआ है सर, प्राप्त हुआ है। यहां तक बातें क्लियर हुई सर? आसी के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? नहीं करवाया था गुडिया, अनंगपाल ने करवाया था। ठीक है, उसने तो इसका दोबारा से निर्माण करवाया था। बिल्कुल मनीष कुमार, सीईटी के थ्रू नई वैकेंसी भी आएंगी। सीईटी नया भी होगा, यानी कि दूसरा सीईटी भी हरियाणा में होगा। इलेक्शन के बाद मेरे बच्चों आप लोगों को थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले। राजस्थान में भी बहुत गर्मी है सर, बिल्कुल। सर साइड में हो जाओ, ये लीजिएगा, मैं आपको बीच में टाइम दे देता हूँ 1-2 मिनट का। सर टेंशन बहुत रहती है भाई, टेंशन तो देखिएगा, जब तक टेंशन नहीं होगी तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। कंफर्ट जोन में कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ता है ना, तो टेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन आपको आगे लेके जाने का बहुत बड़ा रास्ता है बच्चों। जब तक माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बढ़े आगे। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और अभिलेख जो हरियाणा से नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन हरियाणा के बारे में वो जानकारी देते हैं, तो उन अभिलेखों को भी पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे एक अभिलेख है आपका लांडनू अभिलेख। लांडनू तहसील है राजस्थान में। लांडनू जगह का नाम है मेरे बच्चों। लांडनू अभिलेख, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लांडनू नाम की जगह कहाँ है, राजस्थान में। तो हरियाणा के बारे में ये जानकारी देने वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और राजस्थान के लांडनू से प्राप्त इस अभिलेख में हरियाणा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसमें बताया गया है मेरे बच्चों
कि 12वीं सदी के अंदर हरियाणा की जो राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है। तो आप बोलेंगे हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है लांडनू अभिलेख के अनुसार। ठीक है, लांडनू अभिलेख के अनुसार। लांडनू अभिलेख के बाद नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों वो है बिजोलिया अभिलेख। राजस्थान के बिजोलिया से ही प्राप्त हुआ है बिजोलिया अभिलेख। राजस्थान से प्राप्त बिजोलिया अभिलेख हरियाणा के अंदर सोमेश्वर चौहान वंशावली के बारे में जानकारी देता है। सोमेश्वर चौहान जो हुए और उनका जो वंश है जिन्होंने हरियाणा के ऊपर क्या किया है मेरे बच्चों, अधिकार किया है, शासन किया है। तो सोमेश्वर चौहान वंशावली का हरियाणा पर शासन और उस शासन की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है आपका मेरे बच्चों, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया के बाद आपको ध्यान रखना है लाओस अभिलेख। लाओस देश है मेरे बच्चों, एशिया महाद्वीप का ही देश है लाओस। ठीक है, तो लाओस अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह लाओस एशिया से प्राप्त हुआ है। लाओस एशिया से यह अभिलेख प्राप्त हुआ। राजा देवंका नाम का बच्चों कोई शासक वहां हुआ और उसी का ये अभिलेख है। राजा देवंका का ये अभिलेख जिसमें कुरुक्षेत्र शहर की प्रशंसा की गई है बच्चों। कुरुक्षेत्र जो धार्मिक भूमि है, धर्म नगरी है, उसकी प्रशंसा की गई है। और कुरुक्षेत्र से राजा देवंका इतना प्रभावित था, उनको इतना अच्छा ये कुरुक्षेत्र लगता था, धर्म की नगरी अच्छी लगती थी, और वो इस धर्म की नगरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने देश लाओस के अंदर एक शहर बसाया और उस शहर का नाम मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र ही रखा। क्या रखा? कुरुक्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है राजा देवंका द्वारा अपने देश लाओस में राजा देवंका के द्वारा अपने देश लाओस में कुरुक्षेत्र नामक नगर जो है मेरे बच्चों वो बसाने का काम किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है अजय कुमार, गुमराह मत हो। जो लोग YouTube के ऊपर आकर फालतू का ज्ञान तुम्हें देते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बल्कि तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए दिया जाता है कि जो तुम पढ़ने के रास्ते पे हो ना तो आपको उस रास्ते से कैसे हटाएं। वो आज के हरियाणा के यूट्यूबर काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप साइड होकर अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिएगा।
यूट्यूबर का आप ना तो बैकग्राउंड जानते हैं, ना उनके बारे में डिटेल जानते हैं। कैमरा के आके बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, उनसे आप प्रभावित हो जाते हैं और आप अपनी तैयारी का सत्यानाश कर बैठते हैं। ठीक है, तो उनकी बातों से आपको डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप पढ़ते रहो, लगन से मेहनत करते रहो। जो चीज़ें होंगी वो आगे आप लोगों को भी पता चलेंगी। ठीक है, हरियाणा के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसको आज ही सारी बातों का पता हो। ठीक है, पहले आपको पता चलता है जो न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी स्टेटमेंट के माध्यम से, और उसी स्टेटमेंट और न्यूज़ पेपर को बच्चों यूट्यूबर जो हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूँगा, समझ तो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो फिर बाद में मेरे बच्चों पछताने के बाद समझना पड़ेगा। कि जितने भी यूट्यूबर हैं अपने हरियाणा के अंदर, खास तौर पे आप अच्छे से जानते होंगे, बड़े बड़े नाम आपके दिमाग में घूम रहे होंगे बच्चों, वो आपके लिए भलाई का काम नहीं कर रहे। आज जो इस प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं वो सिर्फ आपकी तैयारी का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए मेरे बच्चों वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बोलूँगा, ईमानदारी से पढ़ते रहो, जी तोड़ मेहनत करते रहो। जो होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा। सारी बातें आपको सबसे पहले पता चलेंगी, टीचरों को बाद में पता चलेंगी। चलेगा, आगे बढ़े फिर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों चाहमन अभिलेख। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाला चाहमन अभिलेख। चाहमन का मतलब यहाँ क्या है? चाहमन का मतलब है यहाँ चौहान। तो चौहान शासकों के ये अभिलेख हैं बच्चों, और ये अभिलेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। राजस्थान से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये भी चौहान वंशावली के बारे में जानकारी देता है। चौहान वंशावली की ये क्या देता है? जानकारी देता है। ठीक है, और एक और अभिलेख तो मैं बता रहा हूं लास्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक जो अपनी राजधानियां बदल लिया करते थे, पागल सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख, और इनका एक अभिलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ बच्चों। दिल्ली से प्राप्त 14वीं सदी का यह अभिलेख है। और 14वीं सदी के दिल्ली से प्राप्त मोहम्मद बिन तुगलक के अनुसार हरियाणा को मेरे बच्चों धरती के ऊपर क्या बताया गया है? स्वर्ग बताया गया है। और अपना हरियाणा धरती के ऊपर स्वर्ग ही है बच्चों, स्वर्ग से कम नहीं है अपना हरियाणा। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई बढ़क ना हो, तो अपने हरियाणा में कोई बढ़क नहीं है। बस अब थोड़ी सी बढ़क है बच्चों को नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, बाकी कोई और बढ़क नहीं है। और इस अभिलेख के अनुसार अपने हरियाणा को क्या बताया गया है? धरती पर स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब यही होता है जो कोई जिंदगी में बढ़क ना हो। ठीक है,
तो मेरे बच्चों ये हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले सारे के सारे अभिलेख थे। अब हम बात करेंगे सिक्कों की। बच्चों हरियाणा में खुदाई के दौरान जहां जहां से जो सिक्के प्राप्त हुए होंगे और उन सिक्कों से हरियाणा के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिलती है, तो उन्हीं सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। नीतू कुमार क्या पूछ रही है गुड़िया? गुड़िया जो बुक है उस बुक के अंदर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और चारों के चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक प्रकार से वो PYQ की वेल एक्सप्लेनेशन बुक है DNA ऑफ हरियाणा। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो किताब के अंदर अलग कंटेंट है, वहाँ पर PYQ है जो पेपर में आज तक क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चंस का जो ऑप्शन आए हैं चार, उन चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसे हरियाणा का इतिहास अब पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, आगे पॉलिटी पढ़ेंगे। 22 जिलों के अंतर्गत जो मेन आपका पार्ट था बच्चों वो मैं आपको कवर करवा चुका हूँ, जिसने कवर किया होगा स्टैटिक पार्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्थिति, उपनाम, पुराने नाम, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, मेले, ये सारे के सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। चलेगा मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे सिक्कों की। तो हेडिंग डालिएगा, हरियाणा से प्राप्त सिक्के। ये अभिलेख थे। अब हम बात करेंगे हरियाणा से प्राप्त सिक्कों की। मेरे बच्चों हम बात करें (200 BC से लेके 300 AD के बीच का हरियाणा का जो इतिहास है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के हरियाणा के इतिहास के बारे में हरियाणा के इतिहास को समझने में या जानने में सिक्के बड़ी भूमिका निभाते हैं बच्चों। ठीक है, सिक्कों से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। और सिक्कों के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम सुंगकालीन सिक्के। मेरे बच्चों हिस्ट्री में आप वंश पढ़ते होंगे, सुंग वंश, ठीक है, और सुंग वंश के समय के जो सिक्के हैं वो हरियाणा में प्राप्त हुए। तो सुंगकालीन सिक्के जो हरियाणा में प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों सुध नामक गांव यमुनानगर से। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यमुनानगर के सुध से कौन से सिक्के प्राप्त हुए? तो आप बोलेंगे सुंगकालीन सिक्के। या आपसे पूछ लेगा कि सुंगकालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए? आप बोलेंगे सुध यमुनानगर से प्राप्त हुए। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन कालीन सिक्के। हर्षवर्धन कालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए, जो पेपर में पूछा जा चुका है। तो सर ये सिक्के खुदाई के दौरान प्राप्त हुए सोनीपत से।
कहां से प्राप्त हुए मेरे बच्चों? सोनीपत से। नेक्स्ट हम बात करें इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक या हम बोल सकते हैं हिंदी में हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी सिक्के हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए? तो मेरे बच्चों ये प्राप्त हुए हैं, रोहतक जिले का गांव है खोखराकोट, वहां से। खोखराकोट गांव रोहतक से ये क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के। बारह सौ यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के। तो मेरे बच्चों 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के ये भी प्राप्त हुए कहां से? सर सोनीपत से। ठीक है, याद तो कर लोगे ना आप लोग इनको? प्रियंका यादव सर एक डाउट है, पूछिएगा गुड़िया। खोखराकोट, बिल्कुल खोखराकोट खोखर जाटों के द्वारा बसाया गया गांव है, इसीलिए इसे बोल देते हैं मेरे बच्चों खोखराकोट। क्या बोल देते हैं? खोखराकोट। चलेगा, आगे बढ़े। कोई ना भाई, जिसको बुक चाहिए है, जिस शहर में नहीं मिल रही हो, मेरे हिसाब से शायद बुक मार्केट से ख़त्म हो चुकी हों। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले आपका सीटी हुआ था ग्रुप डी का, उसी समय मेरे बच्चों बुक जो है वो मार्केट से बच्चों के द्वारा सारी की सारी खरीद ली गई थी और दोबारा प्रिंट नहीं हो पाई हैं। तो कुछ बुक हैं मेरे पास 15, 20, 25। तो आप टेलीग्राम के ऊपर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपकी बुक का मेरे बच्चों अरेंज करवाऊँगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं। 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्कों के बाद आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट योद्धे कालीन सिक्के। योद्धे जो है ना मेरे बच्चों एक गण हुआ करता था, एक गणराज्य हुआ करता था, और इस पूरे के पूरे गणराज्य के बारे में मैं आपको जानकारी आगे दूंगा। हरियाणा में 4 गणराज्य पड़ेंगे, जिसमें से एक सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा गणराज्य होता था योद्धे। नाम से ही पता चल रहा है कि इस गणराज्य के लोग योद्धा थे, लड़ाकू थे, वीर थे, बहादुर थे, साहसी थे, इसलिए इस गणराज्य को बोला गया है योद्धे गणराज्य। तो ये योद्धे कालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हरियाणा में, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? योद्धे कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बच्चों, भिवानी का एक गाँव है नौरंगाबाद, जिसका पुराना नाम भी मैंने आपको बताया होगा, प्रिकर्तनाक। भिवानी का ये गांव है नौरंगाबाद, और नौरंगाबाद के साथ साथ मेरे बच्चों ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से। नौरंगाबाद और रोहतक से योद्धे कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों अगरकालीन सिक्के। अगर भी एक गणराज्य था, और इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है अग्रोहा व बरवाड़ा। बरवाड़ा हिसार का हिस्सा है, अग्रोहा भी हिसार का हिस्सा है।
अग्रोहा व बरवाड़ा से मेरे बच्चों ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचमारक, जिसके ऊपर 5 निशान हैं उसे बोलेंगे पंचमारक या आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है किसी भी धातु की पिटाई करके बनाए जाने वाले सिक्के। इन सिक्कों की एक निश्चित आकृति नहीं होती है बच्चों। तो जिन सिक्कों की एक निश्चित आकृति ना हो और किसी धातु की पिटाई करके जो तैयार किए जाते हैं सिक्के, जो उसको कूट कूट के तैयार करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, उन सिक्कों को बोलते हैं आहत। आहत का मतलब घायल होता है। जैसे आपका दिल किसी ने क्या किया होगा, आहत किया होगा, है ना। तो आहत का मतलब क्या होता है, घायल। और घायल सिक्के का मतलब क्या है, जिसकी कोई एक निश्चित आकृति ना हो, जिस धातु को बच्चों पीट पीट कर सिक्के बनाए गए हों, ठीक है, किसी सांचे में डालकर नहीं बनाए गए हों। जब तक किसी सांचे में डालकर सिक्के नहीं बनाएंगे उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं आएगी, और जिसकी निश्चित आकृति नहीं आएगी उनको हम घायल सिक्के, आहत सिक्के बोलेंगे, ठीक है। सर नारनौल, नारनौल को नरराष्ट्र कहा जाता था बच्चों। नहीं, यदि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुक्स खरीदने की, ठीक है ना। यदि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो मेरे बच्चों किताब से ज़्यादा कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचमारक या जो आहत सिक्के हैं ना, ये अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। और अग्रोहा है हिसार जिले का हिस्सा। मेरे बच्चों एक चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ हरियाणा में। चांदी का इंडो सिसानियन सिक्का, इसे ऐसे लिखा गया है बच्चों, चांदी का इंडो सिसानियन सिक्का ये प्राप्त हुआ है कपाल मोचन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कपाल मोचन। और कपाल मोचन कहाँ है, यमुनानगर में। कपाल मोचन यमुनानगर से मेरे बच्चों इंडो सिसानियन सिक्का क्या हुआ है आपका, प्राप्त हुआ है। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कुछ और सिक्के, 2-3 टाइप के और बचते हैं तो सारे के सारे ही लपेट लेते हैं लगे हाथों। गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त आप सभी को पता होगा वंश हुआ है, जिसमें समुद्रगुप्त एक ताकतवर शासक हुआ जिसको भारत का नेपोलियन तुम बोलते हो। गुप्तकालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुप्तों का भी हरियाणा के ऊपर मेरे बच्चों शासन था, तभी तो गुप्तकालीन सिक्के हरियाणा से प्राप्त होंगे ना। अब गुप्तकालीन सिक्के हरियाणा में प्राप्त हुए हैं रोहतक से, रोहतक से, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों के साथ साथ रोहतक से मेरे बच्चों कुषाणकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के भी हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सर रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और एक और सिक्का याद रख लेना, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के। समुद्रगुप्त के समय के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त जिसको हमने अभी भारत का नेपोलियन बोला है, और समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के आपको नजर आएंगे तो मेरे बच्चों इन सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। वीणा इनका वाद्य यंत्र रहा है, ठीक है, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के। और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में प्राप्त हुए हैं भिवानी जिले के एक गांव से जिसका नाम है मित्ताथल गांव। मित्ताथल गांव
भिवानी। तो मित्ताथल गांव भिवानी से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हैं हरियाणा से प्राप्त होने वाले मुख्य सिक्के जहां से पेपर में एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का पूछा जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे और उसके बाद मेरे बच्चों हम अब हरियाणा से प्राप्त होने वाली जो मूर्तियां हैं, मुद्रांक हैं, उनका जिक्र करेंगे। तो हरियाणा से बहुत सारी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, मुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं, और उन मूर्तियों और मुद्रांक को सिक्कों की तरह ही डिस्कस करेंगे कि कौन सी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे बच्चों। हरियाणा इतिहास पढ़ने में तुम्हें मजा आ रहा है ना? कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा हरियाणा के बारे में आपको, इतिहास में। और हरियाणा का इतिहास बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ेंगे, और जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ यदि इसी ढंग से आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लोगे तो हरियाणा का इतिहास आपका सबसे मजबूत सेक्शन मेरे बच्चों बनेगा। क्योंकि हरियाणा के इतिहास से ही बच्चे डरते हैं, क्योंकि चाहे हम किताबों की बात करें या किसी यूट्यूब चैनल की बात करें, वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपको हरियाणा का इतिहास नहीं मिलेगा। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री सिस्टमेटिक है, ऐसे ही हरियाणा हिस्ट्री को हम सिस्टमेटिक ढंग से कवर करेंगे, और सिस्टमेटिक ढंग से डिसिप्लिन के तरीके से हम कवर करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी अपने आप आसान हो जाती है। बिल्कुल फिजिकल के लिए रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। बाकी अभी तो गर्मी है तो थोड़ा सा या तो सुबह आप रनिंग करो या बिल्कुल रात के टाइम, ठीक है? दिन में 3-4 बजे के आसपास रनिंग मत करना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। चलेगा मेरे बच्चों, मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मज़ा यदि आपको आ रहा है ना तो सिलेक्शन भी आएगा, बहुत जल्दी सिलेक्शन आएगा तुम लोगों का, यदि तुम्हें पढ़ाई में मज़ा आना शुरू हो चुका है तो। क्योंकि जिस चीज़ में मज़ा आता है वही चीज़ रिजल्ट लेके आती है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब हम बात करेंगे हरियाणा से प्राप्त जो हमारी मूर्तियां हैं उनके बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां। हरियाणा से प्राप्त मूर्तियां, ठीक है? तो मेरे बच्चों, चाहे सिक्के हों, चाहे अभिलेख हों, चाहे मुद्रांक हों, चाहे मूर्तियां हों, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में कवर होता नजर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष मेरे बच्चों भगवान है और ये भगवान की पत्नी है यक्षिणी। काले रंग के भगवान हैं, ठीक है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति आपसे पूछा जाएगा, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई? तो आप बोलेंगे ये बादस गांव से प्राप्त हुई है। बादस गांव मेवात का गांव है मेरे बच्चों। बादस जो है ये मेवात या नू के अंदर गांव है। बादस के साथ साथ ये होडल से बच्चों प्राप्त हुई है। होडल पलवल का हिस्सा है, और होडल के साथ साथ ये प्राप्त हुई है हथीन से। हथीन हाथियों के लिए फेमस रहा है बच्चों। हाथियों की संख्या यहाँ ज़्यादा थी और हाथियों के कारण पलवल के इस इलाके का नाम हो जाता है अथीन, ठीक है?
तो बादस, होडल, अथेन, इन अक्षेत्रों से आपको यक्ष यक्षिणी भगवान की क्या प्राप्त हुई हैं? मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बच्चों ये जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, ये हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति है। हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति। ठीक है बच्चों, तो हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति। हरियाणा के अंदर जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन मूर्तियों के ऊपर जिस वास्तुकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है बच्चों, वो मथुरा मूर्तिकला रही है। तो जैसे मथुरा के लोग अपनी मूर्तियां तैयार करते हैं, तो उसी कला के ऊपर अपने हरियाणा के अंदर बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो पेपर में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर कौन सी कला का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है, तो आप बोलेंगे मथुरा कला का, मथुरा कला का। ठीक है बच्चों, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति के बाद यक्ष यक्षिणी भगवान है, ठीक है, इनको नृत्य करती हुई मुद्रा में आप लिखेंगे। और यक्षगान आप लोगों ने नृत्य भी पढ़ा होगा, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है ना। तो काले रंग के भगवान और उनकी पत्नी आपको नृत्य करती हुई मुद्रा में जो नजर आएंगे ना, वो आपके यक्ष यक्षिणी भगवान हैं। ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 5 मुंह वाले भोलेनाथ, पंचमुखी शिव की प्रतिमा। बच्चों 5 मुंह वाले भोलेनाथ, अभी तक आपने एक मुंह वाले भोलेनाथ देखे होंगे। 5 मुंह वाले भोलेनाथ की जो मूर्ति प्राप्त हुई है ना हरियाणा में, वो मेरे बच्चों प्राप्त हुई है पेहवा से। और पेहवा कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो विष्णु भगवान की जो अति प्राचीन मूर्ति है, वो कहां से प्राप्त हुई है? विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति, बच्चों विष्णु भगवान की अति प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है तोसाम से। और तोसाम है भिवानी जिले का हिस्सा। एक मूर्ति लाल पत्थर से बनी हुई प्राप्त हुई। लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की मूर्ति। लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा ये कहां से प्राप्त हुई है? ये मेरे बच्चों गांव है हरनोल। और हरनोल नाम का गांव ये जो है, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। हरनोल यमुनानगर से मेरे बच्चों लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज मेरे बच्चों क्लास का टाइम हो चुका है। बाकी जो मूर्तियां और मुद्रांक है वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और कल की क्लास में हमारा बच्चों हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से मेरे बच्चों फिर इस हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर मैं आपको गणराज्य काल पढ़ाऊंगा। गणराज्य काल के बाद मेरे बच्चों हम यहाँ पर वंश पढ़ेंगे, जिसमें हम मौर्य वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे वर्धन वंश की। वर्धन वंश के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद मेरे बच्चों तराइन के युद्धों का जिक्र करेंगे। तराइन के युद्धों के बाद हम बात करेंगे फिर गुलाम वंश की। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की। फिर सैयद वंश की। सैयद वंश के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे फिर लास्ट में लोधी वंश की। ठीक है ना, और लोधी वंश के बाद फिर मेरे बच्चों आ जाएगा मुगल साम्राज्य। फिर उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। फिर इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा के अंदर आगमन हम पढ़ेंगे।
ठीक है। हरियाणा की कुछ देसी रियासतें पढ़ेंगे, जिनमें जींद रियासत पढ़ेंगे, दादरी रियासत पढ़ेंगे, दुजाना रियासत पढ़ेंगे, ठीक है, खरखोदा रियासत पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ेंगे यदि आप लोग इंटरेस्ट के साथ क्लास में पढ़ते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।